हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 7 से 7:30 के बीच में मिल जाती है। चलिए क्लास के बेनिफिट्स बताता हूँ। इस क्लास से आपको क्या बेनिफिट होगा। देखो, इस क्लास में आपको मिलेगी वोकैब फ्रॉम द एडिटोरियल। एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट वोकैब है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसको क्लास के स्टार्टिंग में मैं रख देता हूँ। ठीक है, और उसको तरीके से एक्सप्लेन करते हैं फिर। तो ये वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली चीज़ तो आपकी हो गई यहाँ से वो कैब कंप्लीट। देन हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, पढ़ा इंग्लिश को पढ़ नहीं सकते, वो पैसेज के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, वहाँ पर उनसे वो या तो पढ़ नहीं पाते और पढ़ते हैं तो फिर उनको समझ नहीं पाते। तो वो दिक्कत यहाँ से दूर हो जाएगी, सेकंड। और तीसरा क्या है, देखो ये एक अनसीन पैसेज आता है, आप उसको पढ़ते नहीं हो या फिर पढ़ लेते हो तो फिर आप उसको समझ नहीं पाते हो। समझ भी लेते हो अगर चलो, तो उसके बाद जो आप उसके पैसेज के जो एमसीक्यूज होते हैं ना, आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते, आप वहाँ गड़बड़ कर देते हो। तो मैं इस क्लास के लास्ट में कुछ पैसेज के एमसीक्यूज रखता हूँ, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जैसे आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो वहाँ से फिर आपको क्या हो जाएगा कि अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आप खुद से फाइंड कर पाओगे। वो आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी कि आप आंसर फाइंड कर सको। तो पैसेज के एमसीक्यूज हो गए और ग्रामर। इसके अलावा मैं ग्रामर के भी एमसीक्यूज वहाँ पर रखता हूँ कुछ, जैसे वॉइस नरेशन या फिर उसका जो वर्ड है उसका आइडेंटिफिकेशन कि भाई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी क्वेश्चन, मतलब अलग अलग फॉर्मेट पर ग्रामर के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो यहाँ से आपका ग्रामर का पार्ट भी कवर हो गया। तो इस एक सिंगल क्लास से, आधा पौना घंटे की क्लास है, इस एक सिंगल क्लास से आपकी वोकैब, आपकी रीडिंग और आपकी ग्रामर, तो तीन चीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके अलावा 10 बजे राइट 10 o'clock हम स्पेशल वोकैब की क्लास यहाँ पर करते हैं। ठीक है, स्पेशल वोकैब की क्लास होती है, द हिंदू डेली वोकैब नाम से होती है वो क्लास, और राइट 10 बजे अपलोड हो जाती है इस चैनल पर। वहाँ पर क्या करते हैं, जो ये जो वोकैब है ना, ये जो वर्ड्स मैंने सेलेक्ट करे थे, इन्हीं को मैं वहाँ पर रखता हूँ अगेन, और वहाँ पर बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ते हैं। एंटोनियम्स, सिनोनिम्स पढ़ते हैं। उसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वहाँ पर तो बहुत डिटेल में और सारी चीज़ें पढ़ी जाती है। किसी को भी अगर वोकैब की दिक्कत है, अगर किसी को भी वोकैब की दिक्कत है, वोकैब में वो उनके क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाते, आप ये 10 बजे वाली जो स्पेशल वोकैब क्लास है इसको ले लो। कुछ ही महीनों में आपके वोकैब का लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। आप बन जाएंगे वोकैब के चैंपियन। ये मेरा वादा है पूरे यूट्यूब पर। इस टाइप की, इसके जैसी वोकैब की क्लास आपको नहीं मिल सकती। और उसी के साथ में मैं आपको उसके साथ में ना वोकैब की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। तो प्रैक्टिस के बाद आप क्वेश्चन का लेवल देखोगे ना, वही लेवल होता है जो एग्ज़ाम में होता है। तो भाई आपको उसमें एफर्ट्स भी नहीं करने, आपको बस क्लास देखनी है और बस उसी से हो जाता है। तो उस क्लास को आप ज़रूर अटेंड करें। अगर आपको वोकैब की दिक्कत है, आप वोकैब की क्लास लें। अगर आपको रीडिंग या ग्रामर की दिक्कत है, आप एडिटोरियल वाली क्लास लें। अगर आपको दोनों चीज़ों में दिक्कत है तो आप दोनों क्लास लगाएं, आधा पौना घंटे की होती है दोनों क्लास। अगर आप 1.5 या 2x पर उसको देखते हैं तो आप 30 35 40 मिनट में दोनों क्लासेस को कवर कर लेंगे, और आपके इंग्लिश का लेवल एक बहुत अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार इतना इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है इतनी जल्दी। ठीक है जी। उसके अलावा और आप एफर्ट करना चाहते हैं अपने पार्ट पर, तो इसकी पीडीएफ, इन दोनों क्लासेस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराता हूँ। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करो, खुद से एडिटोरियल को पढ़ो, समझने की कोशिश करो, और बाद में जो एमसीक्यूज है ना ग्रामर के और पैसेज के, उनको आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जब आप खुद से करोगे ना चीज़ों को, तब देखना आप कितने रैपिडली आप ग्रोथ करोगे। चलिए, उसके अलावा जो बेनिफिशरीज रहेंगे भाई, ये जो क्लासेस हैं दोनों, ये किसके लिए हैं। देखो, पहली बात तो जहाँ पर भी इंग्लिश का एग्ज़ाम हो रहा है सभी के लिए है। लेकिन उसके अलावा कुछ खास जो, जिनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, उनके मतलब खास तौर पर जिनके लिए डिज़ाइन करी गई है, वो है एसएससी एस्पायरेंट्स। सीजीएल की तैयारी करते हो, चाहे सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, किसी की भी तैयारी करते हो, या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आ रही है, वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। उसके अलावा बैंक के जो एस्पायरेंट्स हैं, डिफेंस जैसे कि एनडीए या सीडीएस, या फिर यूपीएससी एस्पायरेंट्स, इन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये क्लास रहती है। ठीक है, आपको चीज़ों को पढ़ना आ जाता है, चीज़ों के आंसर फाइंड करने आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी।
तो अगर चैनल पर नए हैं तो भाई इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल पर आपको देखने को मिलता है और इन नियर फ्यूचर भी मेरा प्लानिंग है कि मैं चीज़ों को और तरीके से करवाऊँ और केवल ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ यार मैं। उसके अलावा मैं फालतू की चीज़ें नहीं करता, आपको ना फालतू मोटिवेशन देता हूँ, ना मैं ज़्यादा यहाँ पर शोर मचाता हूँ, चिल्लाता हूँ, हाइप नहीं बनाता मैं किसी भी चीज़ की। मैं सिंपल आता हूँ यार, आपको पढ़ाता हूँ, चला जाता हूँ। मेरा इतना ही काम है। और मेरा मानना है ना, आप जितने ज़्यादा हाइप बना रहा है जो कोई भी टीचर, वो फिर पढ़ा नहीं रहा यार, वो फिर केवल व्यूज़ लेना चाह रहा है आपसे, आपका अटेंशन लेना चाह रहा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा शोर शराबा करता नहीं हूँ, सिंपल आता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। क्योंकि मेन फोकस यार आपको केवल चीज़ें ऐसी इस तरीके से देने में है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में बेनिफिट करें, ना कि मैं शोर मचाऊँ या फिर आपका अटेंशन ले लूँ, व्यूज़ गेन कर लूँ। उससे यार कुछ नहीं होगा भाई। आपका टाइम कीमती है भाई, ठीक है। तो आप खुद समझते हो, खुद चीज़ों को आप एनालाइज करो, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। और अपनी तैयारी आप लगातार जारी रखें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो। इंपॉर्टेंट वर्ड से शुरुआत करते हैं। वर्ड है एमिनेबल। ये होता है एक एडजेक्टिव। हिंदी में इसका मीनिंग होता है या तो उत्तरदायी या फिर सहमत होने वाला। कोई व्यक्ति अगर किसी से सहमत हो जाता है तो उसको बोलते हैं एमिनेबल। विलिंग टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग है या इन्फ्लुएंस होने के लिए किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से। दूसरा लीगली आंसरेबल व्यक्ति भी है तो वो भी क्या है, एमिनेबल होता है। हाई कोर्ट जजेस आर एमिनेबल टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल अकॉर्डिंग टू इट्स रूलिंग। इट्स किसके लिए आ गया भाई, ये लोकपाल के लिए आ गया। तो लोकपाल की जो रूलिंग है, उस रूलिंग होती है एक टाइप का ऑर्डर, है ना। तो लोकपाल का जो रूलिंग है तो उसके बाद क्या है, उसमें हाई कोर्ट के जजेस ना एमिनेबल हैं। एमिनेबल मतलब लीगली आंसरेबल हैं, जवाबदेह हैं। किसके लिए, लोकपाल के लिए, कि भाई लोकपाल उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अकाउंटेबल होना, रेस्पॉन्सिबल होना और ससेप्टिबल होना। ससेप्टिबल को मार्क करो, अच्छा वर्ड है। तो 3 इसके सिनोनिम हो गए। अच्छा, एक तरफ तो आंसरेबल है, अकाउंटेबल है, लेकिन दूसरी तरफ अनअकाउंटेबल है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अनरेस्पॉन्सिव है, कोई रेस्पॉन्स वो नहीं देगा। रेजिस्टेंट है, तो तीनों इसके एंटोनिम हो गए। रेजिस्टेंट को मार्क कर लो। नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन होती है नाउन। कल मैंने शायद कल या परसों में जुरिस्डिक्शन का मीनिंग आपको बताया था। परव्यू था ना, एक परव्यू के सिनोनिम में बताया था इसको। जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है नाउन, इसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, न्याय क्षेत्र। द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट। एक ऐसी ऑफिशियल पावर है जिसके बाद आप लीगल डिसीजन ले सकते हो या फिर जजमेंट कर सकते हो, तो उसी को बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनड वेदर द लोकपाल हैड जुरिस्डिक्शन ओवर हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्वेश्चन करा है, क्या सवाल किया है कि जो लोकपाल है ना, क्या उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट जजेस पर भी है या नहीं है, उसने ये सवाल करा है। तो जुरिस्डिक्शन क्या है कि उसका अधिकार क्षेत्र, उसका न्याय क्षेत्र, अथॉरिटी होना, उसका कंट्रोल होना और उसका डोमिनियन होना। डोमिनियन को मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है। तो ये तीनों इसके हो गए सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो अधिकार क्षेत्र है, ऑफिशियल पावर है ना, लीगल डिसीजन ले सकते हैं वहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ पावरलेसनेस है, वहाँ पर कोई पावर नहीं है। इम्पोर्टेंस है, मतलब वही होता है इम्पोर्टेंस, मतलब पावर नहीं होती है किसी की। इनएबिलिटी, कि भाई एबिलिटी ही नहीं है, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस को मार्क करो, ये बहुत है। इंपॉर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस, आर मिसिंग है इसमें। चलिए आगे, इसका मीनिंग आप देखना, एक बार खुद से सर्च करना, समझ में आ जाएगा। अगला वर्ड है अंडरमाइन। वर्ब होती है, इसका मतलब होता है भाई कमज़ोर करना या नींव हिलाना। अंडरमाइन करना, अंडर मतलब कम, नीचे होता ना, तो किसी चीज़ को आप नीचे कर रहे हो मतलब कमज़ोर कर रहे हो। टू वीकन और डैमेज समथिंग, किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना या फिर डैमेज कर देना। एस्पेशली ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे उसको करते हैं तो उसको बोलते हैं अंडरमाइन करना। मैनी बिलीव दैट, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, दैट ब्रिंगिंग जजेस अंडर द लोकपाल्स परव्यू कुड अंडरमाइन जुडिशल इंडिपेंडेंस। बहुत सारे लोग क्या बिलीव करते हैं कि जो जजेस है ना, उनको अगर आप लोकपाल के परव्यू में ले आओगे, देखो आगे ना परव्यू मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन में आप अगर ले आओगे तो उससे क्या हो जाएगा, कुड अंडरमाइन, ये कम कर देगा, कमज़ोर कर देगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, जो हमारी न्यायपालिका है उसकी जो स्वतंत्रता है उसको कम कर देगा। वीकन करना, सबोटेज करना और इरोड करना, इसमें से सबोटेज मार्क करो और इरोड मार्क करो, दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं। अच्छा, एक तरफ तो कमज़ोर हो रही हैं चीज़ें, कमज़ोर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेंथन कर रहा है, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना।
सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट के बाद भी तो मजबूत हो जाती है कोई चीज़। बोल्स्टर, बोल्स्टर भी मजबूती, तो बोल्स्टर को मार्क कर लो इसमें। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो गए, स्ट्रेंथन, सपोर्ट और बोल्स्टर। नेक्स्ट अगला वर्ड है एपेक्स। नाउन होता है ये, इसका मतलब होता है शीर्ष या फिर चरम। द हाईएस्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट या बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं एपेक्स, मतलब टॉप लेवल पर है, शीर्ष पर है। द सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में क्या है, बीइंग द एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी। ये एपेक्स मतलब सबसे टॉप मोस्ट है। हैज़ स्टेड द लोकपाल्स डिसीजन, उसने क्या करा है, स्टे करा है लोकपाल के डिसीजन को। एपेक्स कैसे है भाई, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है ना देश का, वो मतलब नेशनल लेवल पर जो कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है ना भाई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स हो गए, और सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो तो पूरे नेशनल लेवल पर सबसे टॉप का जो कोर्ट है, टॉप लेवल पर टॉप मोस्ट, वही है सुप्रीम कोर्ट। तो एपेक्स मतलब सबसे ऊपर का। पिनैकल है, पीक है और समिट। तो ये 3 हो गए इसके सिनोनियम। इसमें पिनैकल मार्क कर लो, समिट भी मार्क कर लो, ये भी ठीक है। पीक का तो आपको पता होगा यार, पीक तो ऊपर की सबसे ऊपर होती है चोटी, उसको बोलते हैं पीक। तो ये 3 हो गए सिनोनिम इसके। अच्छा अब देखते हैं, देखो एक तरफ तो चोटी है, चरम है, शीर्ष पर है, लेकिन दूसरी तरफ बेस है, सबसे निचला, बॉटम का है, नादिर है। तो इसको नादिर को आप मार्क कर लो, ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो तीनों हो गए इसके एंटोनिम्स, मतलब नीचे का। स्टैच्यूट्स नाउन होता है ये, कानून के बोलते हैं स्टैच्यूट्स, या फिर अधिनियम को बोल देते हैं स्टैच्यूट्स। रिटन लॉज पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी। रिटन लॉज हैं, लिखित कानून हैं जो पास करे हैं लेजिस्लेटिव बॉडी ने, उसी को बोलते हैं स्टैच्यूट्स। द लोकपाल इंटरप्रेटेड हाई कोर्ट्स एज स्टैच्यूटरी बॉडीज अंडर वेरियस स्टैच्यूट्स। लोकपाल ने क्या इंटरप्रेट करा है, क्या उसको बताया है कि भाई हाई कोर्ट जो हैं, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, एज स्टैच्यूटरी बॉडीज, लीगल बॉडीज़ की तरह से ये कहाँ हैं, अंडर वेरियस स्टैच्यूट्स, बहुत सारे कानून के अंदर आते हैं। तो स्टैच्यूट्स का सिनोनिम देख लेते हैं। लॉज, लॉज भी स्टैच्यूट्स का सिनोनिम है। रेगुलेशंस या फिर एक्ट्स, तो तीनों उसके सिनोनिम्स हो गए। अच्छा एक तरफ तो भाई लॉ है, कानून है, लिखित में है, लेकिन दूसरी तरफ अनरिटन रूल्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, बस हम उनको करते हैं, वो लिखित रूल्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये कोई रिटन लॉज थोड़ी ना है, ये क्या है, ये कस्टम है यार, ये ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैल्यूज़ हैं। लेकिन स्टैच्यूट्स क्या होता है कि भाई साहब लिखित में है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं स्टैच्यूट्स। चलिए अगला देखते हैं, स्टैच्यूटरी एडजेक्टिव है। अब देखो स्टैच्यूट था तो वो लॉ से संबंधित था, लेकिन स्टैच्यूटरी भी फिर लॉ से ही संबंधित हो जाएगा। वैधानिक है मतलब लीगल है कोई चीज़। स्टैच्यूटरी मतलब कानूनी रूप से निर्धारित, रिक्वायर्ड, परमिटेड और इनेक्टेड बाय लॉ, जो लॉ से बना है उसको ही बोल देंगे स्टैच्यूटरी। द लोकपाल कंसिडर्ड हाई कोर्ट्स एज स्टैच्यूटरी बॉडीज क्रिएटेड अंडर स्टेट लॉज। लोकपाल ने कंसीडर करा है हाई कोर्ट को कि भाई हाई कोर्ट क्या है, एज स्टैच्यूटरी बॉडीज, लीगल बॉडीज बताया उनको, क्रिएटेड अंडर स्टेट लॉज, वो स्टेट लॉज के अंडर में बने हुए हैं। तो स्टैच्यूटरी मतलब लीगल, रेगुलेटेड है मतलब किसी के द्वारा रेगुलेट करा जा रहा है उसको, और लेजिस्लेटेड है, तो तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा एक तरफ तो कानूनी है, वैधानिक है, लेकिन दूसरी तरफ अनऑफिशियल है, मतलब अनऑफिशियल है, वो ऑफिशियल नहीं है, अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, और कस्टमरी है, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। कस्टमरी को मार्क कर लो। अगला वर्ड है फोरमोस्ट। फोरमोस्ट होता है एक एडजेक्टिव, इसका हिंदी में मीनिंग होता है प्रमुख या फिर सर्वोच्च। फोरमोस्ट सबसे पहले कोई चीज़ है तो उसी को बोलते हैं फोरमोस्ट, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लीडिंग इन रैंक, रैंक में लीड कर रहा है मतलब सबसे टॉप पर है, तो वही है फोरमोस्ट। फोरमोस्ट हो गया, टॉप मोस्ट हो गया, एक जैसे वर्ड है ये। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द फोरमोस्ट कंसर्न व्हेन कंसिडरिंग करप्शन चार्जेस अगेंस्ट जजेस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है, फोरमोस्ट सबसे ज़रूरी, प्रमुख कंसर्न मतलब चिंता है, व्हेन कंसिडरिंग करप्शन चार्जेस अगेंस्ट जजेस, जब आप कंसिडर कर रहे हो भ्रष्टाचार के चार्जेस, आरोपों को अगेंस्ट जजेस के अगेंस्ट, उनके खिलाफ। लीडिंग है, प्राइमरी है, और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन होता है, स्कूल में भी देखो कि कौन प्रिंसिपल होता है, एक व्यक्ति प्रिंसिपल होता है ना, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो वही है फोरमोस्ट मतलब प्रिंसिपल, प्राइमरी या फिर लीडिंग।
चाहे एक तरफ तो प्रमुख है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दूसरी तरफ लीस्ट है, सबसे निचले स्तर का है। माइनर, बहुत छोटा सा है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, बाद में उसको देखा जा सकता है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो गए, लीस्ट, माइनर और सेकेंडरी। नेक्स्ट, अगला वर्ड है क्रेडिबल। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विश्वसनीय या फिर भरोसेमंद। बिलीवेबल है, उस पर बिलीव करा जा सकता है, या फिर ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्ट करने योग्य है। एनी क्रेडिबल करप्शन एनी क्रेडिबल करप्शन चार्ज अगेंस्ट अ जज मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड थोरोली। कोई भी विश्वसनीय करप्शन चार्ज किसी जज के अगेंस्ट अगर है, मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड थोरोली, उसको इन्वेस्टिगेट, उसकी जांच होनी चाहिए थोरोली, काफ़ी एकदम गहराई से। रिलायबल है, क्रेडिबल है, मतलब रिलायबल मतलब आप उस पर रिलाई कर सकते हो, उस पर भरोसा कर सकते हो। ट्रस्टवर्दी है, भरोसा करने के लायक है। वर्दी का मतलब होता है लायक होना। प्लॉजिबल है, 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं, तीनों का सेम मीनिंग है, प्लॉजिबल को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ डाउटफुल है, संदेह है उसके ऊपर। अनरिलायबल है, आप रिलाई नहीं कर सकते उसके ऊपर। अनट्रस्टवर्दी है, 3 से बना है अन, ट्रस्ट और वर्दी, तो अनट्रस्टवर्दी है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एक्सपैंड। वर्ब होती है ये, इसका हिंदी में मीनिंग होता है विस्तारित करना या फिर बढ़ाना। एक्सपैंड करना मतलब बढ़ाना, टू मेक समथिंग लार्जर और मोर कॉम्प्रहेंसिव, किसी को बड़ा कर देना, बढ़ा देना, फैला देना, उसी को बोलते हैं एक्सपैंड करना। द जुडिशरी मे नीड टू एक्सपैंड इट्स अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। जुडिशरी को क्या ज़रूरत है कि वो बढ़ाए, फैलाए किस चीज़ को, इट्स अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, अपने अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को। एनलार्ज करना मतलब बड़ा, एनलार्ज देखो लार्ज होता है बड़ा, एनलार्ज करना बड़ा करना। तो ब्रोडन, ब्रोडन भी वही है, ब्रॉड क्या होता है चौड़ा, तो ब्रोडन कर रहे हो आप, किसी चीज़ को चौड़ा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो। एक्सटेंड करना, वो भी बढ़ाना होता है, तो तीनों हो गए इसके सिनोनिम, एनलार्ज, ब्रोडन और एक्सटेंड। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ा रहे हो, है ना, बड़ा कर रहे हो, विस्तारित कर रहे हो और फैला रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ रिड्यूस कर रहे हो, घटा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो, और श्रिंक कर रहे हो मतलब सिकोड़ रहे हो उसको, तो सिकोड़ने को बोलते हैं श्रिंक। तो तीनों इसके हो गए एंटोनिम, कर लो, श्रिंक को मार्क कर लो। अगला है प्रोजिक्यूशन। नाउन होता है ये, अभियोजन या फिर कानूनी कार्रवाई को बोलते हैं प्रोजिक्यूशन। जैसे किसी ने कोई क्राइम करा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसका प्रोजिक्यूशन होगा, है ना, उसको प्रोजिक्यूट करा जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन इन अ क्रिमिनल केस। कोई क्रिमिनल केस कर दिया किसी ने, तो अब उसको क्या, के खिलाफ जो कार्रवाई चलेगी उसी को बोलते हैं प्रोजिक्यूशन, कानूनी कार्रवाई। अ मैकेनिज्म फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजिक्यूशन ऑफ करप्ट जजेस में बी नेसेसरी। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि इंडिपेंडेंट प्रोजिक्यूशन हो, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकें करप्ट जजेस के खिलाफ, वो क्या है, उसकी ज़रूरत है। प्रोजिक्यूशन मतलब लिटिगेशन, लीगल एक्शन या फिर इंडिक्टमेंट, तीनों उसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इनका मतलब होता है कानूनी कार्यवाही। इंडिक्टमेंट को मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है। लिटिगेशन भी अच्छा है, इसको भी मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो हो रही है लीगल कार्यवाही, है ना, लीगल कार्यवाही हो रही है, लिटिगेशन हो रही है, लीगल एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक्विटल हो रहा है, छोड़ा जा रहा है, डिफेंस हो रहा है ना, पार्डन, माफ़ी दे दी जा रही है। एक्विटल को मार्क करो। देखो अब ना, अगर आपने लगातार मेरी रेगुलर क्लासेस ली हैं तो आपको वर्ड्स रिपीट होने दिख रहे हैं। एक्विटल को पढ़ा रखा है, पार्डन पढ़ा रखा है, तो ये अब रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। जो लगातार क्लास ले रहे हैं उनको पता है चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। और जब चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं, आपको रिकलेक्ट करते हो ना कि अच्छा हाँ यार ये पढ़ा था मैंने, और फिर उसका मीनिंग यहाँ पर मिल जाता है आपको, मैं बता देता हूँ, तो फिर वो आपको परमानेंटली याद हो जाती हैं सारी चीज़ें। चलिए, वो तो कंप्लीट हो गए हैं, अब हम करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल एनालिसिस, जजेस डायलेमा ऑन द जुडिशरी, इट्स अकाउंटेबिलिटी। अरे आज किस तरीके से बनी है यार ये पीडीएफ, यहाँ से अलग हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस और टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर जजेस, फिर यहाँ से अलग हो जाएगा। अरे ये लिसन विसन सारा कुछ आ गया, इसको काटना पड़ेगा, ठीक है, इसको काटो यहाँ से, IST तक काट दो, हाँ जी अब ठीक है। चलिए तो इसको शुरुआत करते हैं। चलिए,
जजेस डायलेमा, डायलेमा क्या होता है? डायलेमा होती है दुविधा, तो जजेस की दुविधा ऑन द जुडिशरी, जुडिशरी पर मतलब न्यायपालिका पर, इट्स अकाउंटेबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी मतलब इसकी जिम्मेदारी पर, इसकी जवाबदेही पर। अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस, जवाबदेही और स्वतंत्रता, और टू बी इक्वली इम्पोर्टेंट, दोनों ही बहुत बराबर जरूरी हैं फॉर जजेस, जजेस के लिए। द लोकपाल्स रूलिंग that High Court judges are amenable to its jurisdiction and the Supreme Court order staying it on its own motion raise more than a mere question of law। लोकपाल की जो रूलिंग है, जो ऑर्डर है कि भाई दैट हाई कोर्ट जजेस आर एमिनेबल टू इट्स जुरिस्डिक्शन, कि भाई जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो इसके इट्स हो गया किसके लिए? लोकपाल के लिए, कि भाई इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर ये एमिनेबल हैं, जवाबदेह हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसने स्टे करी है ये बात, स्टेइंग इट ऑन इट्स ऑन मोशन, अपने खुद के मोशन, अपने खुद के ऑर्डर से उसको स्टे करा है, रेज मोर देन अ मेयर क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो इससे क्या होता है? एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन ऑफ लॉ खड़ा होता है। द इश्यू कंसर्न्स बोथ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी। इससे क्या इश्यू की चिंताएं बढ़ती हैं कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी ज़रूरी है और इसकी जवाबदेही भी ज़रूरी है। दैट द कोर्ट, government law officers and senior advocates found the Lokpal's decision disturbing is understandable, as many believe that judicial independence will be undermined if judges of constitutional courts are made answerable to the Lokpal। जो कोर्ट है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हैं, जजेस वगैरह, सीनियर एडवोकेट्स हैं, ये कैसे देखते हैं लोकपाल के डिसीजन को? फाउंड द लोकपाल डिसीजन, ये कैसे देखते हैं लोकपाल के डिसीजन को? डिस्टर्बिंग, काफ़ी परेशान करने वाला देखते हैं, चिंताजनक देखते हैं। इज़ अंडरस्टेबल, ये समझ में आती है बात। क्यों देखते हैं? एज मैनी बिलीव दैट, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या बिलीव करते हैं? दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, विल बी अंडरमाइंड, वो कम हो जाएगी, इफ़ जजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, अगर जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, आर मेड आंसरेबल टू द लोकपाल, अगर उनको लोकपाल के लिए जवाबदेह बना दिया जाए तो। इवन दो दे फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, भले ही चाहें ये जितने भी जजेस हैं, ये जो लॉ ऑफिसर्स हैं, भले ही चाहें ये उस जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, चाहे वो उसके अंदर भी आते हैं, तब भी ये बात चिंताजनक है। द लोकपाल व्यू अपीयर्स टू बी प्राइमा फेसाई इनकरेक्ट, जो लोकपाल का जो नज़रिया है ना, जो लोकपाल का नज़रिया है वो कैसा दिखता है? प्राइमा फेसाई शुरू में, मतलब उसको अगर आप देखेंगे तो वो कैसा दिखता है? इनकरेक्ट दिखता है, वो गलत नज़र आता है। देयर इज़ नथिंग टू सजेस्ट दैट सुपीरियर कोर्ट जजेस वर एवर कंसिडर्ड टू बी अंडर इट्स रेमिट। कह रहे हैं कि भाई ये जो देयर इज़ नथिंग टू सजेस्ट दैट, इसमें कुछ भी सजेस्ट करने वाली बात नहीं है कि जो सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं, सुपीरियर कोर्ट कौन सी हैं भाई? जो ऊपर की कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट्स हो गई है ना, तो और सुप्रीम कोर्ट, तो इसके जो जजेस हैं वर एवर कंसिडर्ड टू बी अंडर इट्स रेमिट, कि इनको आप कभी भी ना, इसको आप इसकी जो जुरिस्डिक्शन है लोकपाल की, उसके अंडर में आप कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते। रेमिट का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ से फ्री, मतलब फ्री नहीं कर सकते आप उसको। लास्ट मंथ, पिछले महीने, द लोकपाल हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस, पुराने पिछले सुप्रीम कोर्ट जजेस A.M. खानविलकर रिजेक्टेड अ करप्शन कंप्लेंट अगेंस्ट अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ऑन द ग्राउंड दैट द लोकपाल एक्ट 2013 डिड नॉट कंसर्न एपेक्स कोर्ट जजेस एंड दैट इट्स रेफरेंस टू पर्सन्स who are members of any body or authority created by an act of parliament cannot be applied to the Supreme Court। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले ही महीने एक लोकपाल जो कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे, है ना, A.M. खानविलकर, पुराने जज हैं ये, सीनियर एक्स CJI हैं, तो इन्होंने क्या करा है? रिजेक्टेड अ करप्शन, CJI हैं या नहीं है ये तो नहीं, लेकिन वहाँ के जज हैं, ठीक है, मैंने अभी CJI बताया, CJI पता नहीं है नहीं है, लेकिन जजेस हैं वहाँ के ये। तो रिजेक्टेड अ करप्शन, उन्होंने एक करप्शन कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया अगेंस्ट अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक पुराने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक कंप्लेंट थी, उसको इन्होंने, करप्शन कंप्लेंट थी, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया लोकपाल में। क्या कहते हुए? ऑन द ग्राउंड दैट, इस ग्राउंड पर, दैट द लोकपाल एक्ट 2013,
जो लोकपाल बिल है, जो एक्ट है, कानून है 2013 का, डिड नॉट कंसर्न एपेक्स कोर्ट जजेस, कि भाई ये जो है एपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इसके अंदर नहीं आते, एंड दैट इट्स रेफरेंस टू पर्सन्स हु आर मेंबर्स ऑफ एनी बॉडी और अथॉरिटी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सुप्रीम कोर्ट। कि भाई ये जो डेफिनेशन है ना कि कोई भी मेंबर हो, किसी भी बॉडी का हो, अथॉरिटी हो, वो पार्लियामेंट से बनी हुई जो एक्ट है वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं आता भाई, सुप्रीम कोर्ट की के ऊपर लोकपाल की पावर नहीं चलेगी, ये कहते हुए उन्होंने उसको कैंसिल करा। एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो एक इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, तो ये कहते हुए उन्होंने उसको करप्शन कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया। हाउएवर इन रेस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, लेकिन हाई कोर्ट जजेस के रेस्पेक्ट में इट सेड, इट मतलब कौन, लोकपाल, तो लोकपाल ने क्या कहा, इट सेड हाई कोर्ट्स established by statutes creating the respective states were statutory bodies। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो हाई कोर्ट्स है ना, इनको स्टैट्यूट्स के द्वारा, कानूनों के द्वारा लाकर क्रिएट करा गया है, जिससे कि भाई हर स्टेट का अपना एक वो है, वर स्टैट्यूटरी बॉडीज, तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज बताया इनको, एंड देयर जजेस, और इनके जो जजेस हैं वर पर्सन्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द लोकपाल एक्ट, और कह रहे हैं इसके जो जजेस हैं ना इनको पर्सन्स माना गया है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 14 ऑफ लोकपाल एक्ट, लोकपाल एक्ट के सेक्शन 14 के अंदर ये आते हैं, इसलिए यहाँ ये हमारी जुडिस्ट्रिक्शन में आएंगे। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी वॉज द फॉरमोस्ट कंसिडरेशन व्हेन द कोर्ट हेल्ड इन के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, एक केस है ये, दैट नो केस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम विदाउट कंसल्टिंग द CJI। इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्रता है जुडिशरी की वॉज द फॉरमोस्ट कंसिडरेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन थी व्हेन द कोर्ट हेल्ड इन के वीरस्वामी, इस वाले केस में, दैट नो केस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम विदाउट कंसल्टिंग द CJI। और इस केस में क्या कहा गया था कि भाई जो जजेस हैं ना इनके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर नहीं करा जा सकता बिना CJI के कंसल्टेशन के, CJI से आपको सलाह मशवरा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही इनके ऊपर केस चलाया जा सकता है। इवन दो इट ऑल्सो सेड जजेस वर पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भले ही चाहे जजेस को पब्लिक सर्वेंट माना गया हो अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इस एक्ट के अंदर भले ही चाहे इनको पब्लिक सर्वेंट माना गया हो, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं करा जा सकता जब तक कि CJI की सहमति ना हो। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर बेस्ड, द लोकपाल हैज़ रेफर्ड द कंप्लेंट टू द CJI, और लोकपाल ने कंप्लेंट को कहाँ रेफर कर दिया था, CJI के पास। वाइल द लोकपाल रूलिंग इज सेट टू बी रिव्यूड, द टाइम मे हैव कम टू एड्रेस द इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द रेयर इवेंट ऑफ क्रेडिबल करप्शन चार्जेस अराइजिंग अगेंस्ट अ जज। देखो, वाइल द लोकपाल रूलिंग सेट टू बी रिव्यूड, ठीक है भाई, अब ये जो रूलिंग आई है लोकपाल की कि ये हमारे अंडर में आएंगे हाई कोर्ट के जजेस, ये भले ही चाहे आप रिव्यू पर डाल दिया हो, द टाइम में हैव कम टू एड्रेस द इशू, तो अब ये टाइम है कि भाई ये इशू हमको रेज करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। क्या इशू, अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही है, इन द रेयर इवेंट ऑफ क्रेडिबल करप्शन, अगर बिल्कुल विश्वसनीय करप्शन चार्जेस लगे हैं किसी जज के खिलाफ, तब तो आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि भाई ये जवाबदेह होते हैं। द मैटर इज नाउ डेल्ट विद बाय द कोर्ट थ्रू एन इन हाउस प्रोसीजर। अभी पर क्या है, अभी क्या करते हैं कि ये जो मैटर है ना इस टाइप के, इनको कैसे डील करा जाता है, बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, थ्रू एन इन हाउस प्रोसीजर, कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बाय थ्रू एन इन हाउस प्रोसीजर, अंदर ही अंदर इसको कर लिया जाता है, इनिशिएटेड ओनली इफ द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और द CJI और द प्रेसिडेंट रिसीव्स अ कंप्लेंट, कि इनके पास अगर कंप्लेंट आती है तो इन हाउस प्रोसीजर हो जाता है, अंदर ही अंदर चीज़ों को करा जाता है। इफ़ द चार्जेस अपीयर ट्रू, अगर चार्जेस सही भी साबित होते हैं, आस्किंग द जजेस कंसर्न टू रिज़ाइन, तो ये अंदर ही अंदर पूछ लेते हैं कि भैया रिज़ाइन कर दो, डिनाइंग देम जुडिशियल वर्क और कमेंडिंग दियर रिमूवल थ्रू पार्लियामेंट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। अंदर ही अंदर इनको पता चल जाता है कि भाई कंप्लेंट हुई है, अगर वो चीज़ें सही पाई जाती हैं तो अंदर ही इंटरनली क्या करते हैं CJI वगैरह कि ये उस जज को रिज़ाइन करने के लिए बोल देते हैं, या फिर डिनाई कर देते हैं कि आप भाई आप जुडिशियल वर्क नहीं कर सकते,
कमेंडिंग दियर रिमूवल, और इनके रिमूवल को कमेंड करते हैं, मतलब रिकमेंडिंग दियर रिमूवल, और रिकमेंड कर देते हैं कि भाई इनको रिमूव कर दिया जाए, इनका रिमूवल हो जाए। थ्रू पार्लियामेंट आर द अवेलेबल ऑप्शंस, तो ऑप्शन तो अवेलेबल और भी हैं, लेकिन ये करते हैं इंटरनल चीज़ों को। तो पार्लियामेंट के थ्रू भी करा जा सकता है और पब्लिकली भी बताया जा सकता है चीज़ों को, लेकिन ये इंटरनली करी जाती हैं चीज़ें। सम जजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, कुछ जजेस जो पाए गए भाई, जिनके अंदर कंप्लेंट आई करप्शन की, तो वो पाए गए भाई साहब उसमें दोषी, तो कुछ जजेस को कर देते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं उसका। बट वेदर अ करप्शन चार्ज इज़ द रीज़न इज़ नेवर डिस्क्लोज, लेकिन ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं करा जाता कि करप्शन चार्ज की वजह से इनको ट्रांसफ़र करा गया है या नहीं करा गया है। तो एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। द कोर्ट शुड सी इफ द प्रेजेंट मैकेनिज्म इज एनफ और इट नीड्स टू बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड क्रेडिबल फॉलो अप एक्शन सच एज एन इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन अंडर इट्स सुपरविजन। कोर्ट को क्या देखना चाहिए कि जो प्रेजेंट मैकेनिज्म है कि ये पर्याप्त है, एनफ है, या फिर इसको ज़रूरत है और बढ़ाने की, टू इंक्लूड क्रेडिबल फॉलो एक्शन सच एज एन इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन अंडर इट्स सुपरविजन। कोर्ट को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि भाई ये क्या अभी जो प्रेजेंट मैकेनिज्म चल रहा है कि क्या ये पर्याप्त है या फिर इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे एक क्रेडिबल फॉलो अप एक्शन जो लिए जाते हैं उसमें फ़ायदा मिले, सच एज एन इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन, कि भाई जो भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है, जो भी कानूनी कार्रवाई ऐसे जजेस के खिलाफ हो रही है, तो उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से उसको करा जाए अंडर इट्स सुपरविजन, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। बोथ अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ought टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी। बोथ अकाउंटेबिलिटी भी, और मतलब जवाबदेही भी और स्वतंत्रता भी, ought टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी। जुडिशरी के लिए, न्यायपालिका के लिए दोनों ही चीज़ें बराबर रूप से ज़रूरी हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही भी, भाई जवाबदेही तो होनी ही चाहिए अगर जजेस भी हैं तब भी, और उनकी स्वतंत्रता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, चलिए अब हम एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट्स रेस्पॉन्स टू द लोकपाल रूलिंग ऑन द हाई कोर्ट जजेस। क्या रेस्पॉन्स आया लोकपाल की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का, ये पूछा है। इट सपोर्टेड द डिसीजन, देखिए सपोर्ट नहीं करा, एक्सपेंड भी नहीं करी पावर, ऑर्डर भी नहीं करी कोई इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने करा है, सुप्रीम कोर्ट ने करा है उसकी लोकपाल की रूलिंग को स्टे। इट स्टेड द डिसीजन, बी ऑप्शन करेक्ट। विच केस स्टेटेड दैट नो केस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट जजेस विदाउट कंसल्टिंग द CJI। इसको मैं आपको पैसेज में दिखाता हूँ कौन सा इसमें केस टाइटल करा गया था। वैसे तो मैं यहाँ बता देता हूँ, के वीरास्वामी करा था, मुझे याद है ना, मुझे याद रहता है, मैं तरीके से पढ़ लेता हूँ तो मुझे याद रह जाता है। के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आया था ये देखो, ये आया यहाँ पे, के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह है ना यहाँ पे। तो बस इसी के ऊपर बताया गया है कि भैया नो केस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम विदाउट कंसल्टिंग द CJI। ठीक है जी, चलिए, विदाउट कंसल्टिंग द CJI कि उनके साथ उनके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर नहीं हो सकता। तो के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यही केस का टाइटल था। आगे, हाउ आर कंप्लेंट्स अगेंस्ट हाई कोर्ट जजेस करंटली हैंडल्ड। अभी जो कंप्लेंट केसेस हैं हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ, उसको कैसे हैंडल करा जाता है। बाय द लोकपाल नहीं, लोकपाल तो अब कह रहा है कि हम हैंडल करेंगे। बाय एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल नहीं, कोई अलग से ट्रिब्यूनल भी नहीं है। बाय द प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली भी नहीं करा जाता। थ्रू एन इंटरनल मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द CJI, एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है, अंदर अंदर चलती हैं चीज़ें, CJI उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे, अब ग्रामर के क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है जुरिस्डिक्शन का। द लोकपाल्स रूलिंग दैट हाई कोर्ट जजेस आर अमेनेबल टू इट्स जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन होता है कार्य क्षेत्र, तो एक किसी एक चीज़ का नाम हो गया ना जुरिस्डिक्शन, तो ये क्या हो गया, नाउन हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। और वैसे भी देखो ना, इट्स के साथ में ना आ रहा ना, तो इट्स क्या है, इट्स लगा है ना इसके लिए, तो इट्स किस लिए आया है कि वो उसका पजेशन बता रहा है कि इट्स जुरिस्डिक्शन मतलब लोकपाल की जुरिस्डिक्शन, तो जुरिस्डिक्शन तो अपने आप में नाउन हो गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। चेंज द वॉइस, वॉइस का क्वेश्चन है। द सुप्रीम कोर्ट स्टेड द लोकपाल्स रूलिंग। अच्छा बनाओ इसको, चलो देखो, लोकपाल को ले आओ पहले,
द लोकपाल्स रूलिंग आ गया, सुप्रीम कोर्ट काटो इसको, लोकपाल्स रूलिंग, ठीक है, लोकपाल्स रूलिंग। बी ऑप्शन तो कट गया पहले ही। अब आते हैं वर्ब पर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट है, ठीक है, सिंपल पास्ट है। कैसे बनाते हैं उसको? इसको बनाते हैं वॉज या वर से और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पर वॉज वर मिल जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन में इज है, इसको भी काट दो, ये भी कट गया। अब बचे ए और सी। सी में वॉज नहीं है, सी भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा ए, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ लो इसको दोबारा से। द लोकपाल्स रूलिंग वॉज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई स्टेट। द लोकपाल्स रूलिंग वॉज स्टेट बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। द चीफ जस्टिस सेड वी विल रिव्यू द लोकपाल्स रूलिंग। चीफ जस्टिस सेड, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो इसमें कैसे बनाते हैं, इसमें ना वर्ब का मेन रोल होता है, इसको ना पास्ट कर देते हैं। जैसे विल है तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। शैल क्या है? शैल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। तो जहाँ आपको वुड मिले ना उस आंसर को आँख बंद करके टिक कर दो। विल है काटो, विल है काटो, ही रिव्यूड है काटो, वुड आ गया, इसको करेक्ट कर दो, ए ऑप्शन करेक्ट। द चीफ जस्टिस सेड दे वुड रिव्यू द लोकपाल्स रूलिंग, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। और ये हमारे MCQs हो गए हैं कंप्लीट। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं। कुछ और आप एक्स्ट्रा में इसमें ऐड कराना चाहते हैं क्लास में तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट में। मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ दे पाऊँ जो आप डिमांड कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम आपसे मिलते हैं 10 बजे स्पेशल वोकैब की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।